यामिनी भी सीरियस होने लग जाती है और वो युग के सवाल पूछने का वेट करने लगती है। युग कुछ सीरियस होते हुए यामिनी से कहता है, यामिनी तुम्हें वो रात याद है जब सप्तम चक्र के पास चारों तरफ धुआं छा गया था और तुम और मैं पूरी तरह उस काले साए की गिरफ्त में थे। वो तुम्हारा गला दबा रहा था और उसने मेरी कलाई पकड़ कर रखी हुई थी। यामिनी भी सीरियस होते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, मुझे वो रात अच्छे से याद है। मैं उस रात को कैसे भूल सकती हूँ भला। युग अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, यामिनी उस रात की एक बात है जो मैंने अब तक नहीं बताई। उस रात में धुआं छाने के बाद मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था और थोड़ी देर बाद ही मुझे ऐसा लगने लग गया जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में चले गया हूँ और वहां पर मुझे बस काला साया नजर आया, वो भी भक्षानिर के रूप में। उस रात उसने मुझसे कई बातें की थी। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, कैसी बातें युग बाबू। युग यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उसने मुझे मेरे अतीत से मुलाकात कराई यामिनी, मुझे अपने आप से रूबरू कराया, मुझे बताया कि मैं कौन हूँ। यामिनी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, युग बाबू आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। युग बड़ी चालाकी के साथ कहता है, तुम्हें अभी सब समझ में आ जाएगा यामिनी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। यामिनी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए तुरंत युग से कहती है, कैसा सवाल युग बाबू। युग यामिनी को घूरते हुए भारी आवाज में पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि घाट पर जो औरतों के शिकार अमावस्या पूर्णिमा की रात होते थे वो कौन करता था। जैसे युग यामिनी से ये सवाल पूछता है, यामिनी घबराने लग जाती है। यामिनी की घबराहट उसके माथे पर उभरती पसीने की बूंदों से साफ समझ आ रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदलने लग जाते हैं। यामिनी बस घबराती रहती है, युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। युग उसी वक्त उठकर बैठता है और यामिनी को भी उठाते हुए फिर उससे पूछ पड़ता है, बोलो यामिनी, क्या तुम्हें पता था उन औरतों के शिकारों के पीछे कौन था। यामिनी अभी भी कुछ नहीं बोलती है, बस घबराती रहती है। युग अपने हाथों से अपनी तरफ इशारा करते हुए धीरे धीरे कहता है, वो मैं था ना यामिनी, मैंने ही उन औरतों के शिकार किए थे ना। युग अपने सीने के भीतर एक लंबी आह भरते हुए कहता है, उस काले साए ने उस रात मुझे यही बताया था कि मैं भी उसी की तरह हूँ, एक भक्षानिर। उसे मुझे भक्षानिर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं तो पहले से ही एक भक्षानिर बन चुका था और मैंने ही उन औरतों के साथ संभोग करके उनके शिकार किए थे। यामिनी की घबराहट और ज्यादा बढ़ने लग जाती है पर वो कुछ कहती नहीं है। युग फिर बोल पड़ता है, उस काले साए ने उस रात मुझे ये भी बताया यामिनी कि तुम्हें पता था कि उन औरतों के शिकार के पीछे मैं ही हूँ। तुमने खुद एक रात मुझे घाट पर शिकार करते देखा था। इतना कहकर युग खुद चुप हो जाता है। यामिनी का दिल और जोरों से धड़कने लग जाता है। कमरे के अंदर सन्नाटा छाने की वजह से युग यामिनी के दिल की धड़कन एकदम साफ सुन पा रहा था। युग यामिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो यामिनी, बोलो क्या ये सब सच है। यामिनी बात को बदलने की कोशिश करते हुए कहती है, युग बाबू जो हो गया सो हो गया, आप इन सब बातों को अब क्यों याद कर रहे हैं, इन बातों से अब कुछ नहीं होने वाला है। युग अपनी बात पर अड़ते हुए कहता है, इन बातों से ही बहुत कुछ होने वाला है यामिनी, मेरा सच जानना बहुत जरूरी है। बोलो क्या तुम्हें पता था कि मैं औरतों के शिकार करता था। यामिनी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है, हाँ युग बाबू मुझे पता था। युग तुरंत यामिनी से पूछ पड़ता है, अगर तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने मुझे कभी बताई क्यों नहीं यामिनी। यामिनी खामोश रहती है, युग से कुछ नहीं कहती है। युग यामिनी पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम चुप क्यों हो यामिनी, बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अगर तुम सब कुछ जानती थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बताया कि मैं भक्षानिर बहुत पहले ही बन चुका था। यामिनी युग के सवालों से तंग आते हुए आक्रोश के साथ बोल पड़ती है, क्योंकि मैं खुद उस वक्त ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी युग बाबू की औरतों के शिकार जो आप कर रहे हैं वो आप खुद कर रहे हैं या फिर कोई और आपसे करवा रहा है। आप जानते हैं वो आप नहीं थे, आपके अंदर वो काला साया समाया हुआ था, वो आपके अंदर घुसकर औरतों के शिकार कर रहा था, ना कि आप। युग शांति के साथ यामिनी की सारी बातें सुनते रहता है, उसे बीच में बिल्कुल नहीं टोकता है। यामिनी युग को सारी बात बताते हुए कहती है, युग बाबू आप खुद ही सोचिए ये बात मैं आपको कैसे बता देती। अगर ये बात उस वक्त मैंने आपको बता दी होती कि शालिनी का शिकार करने वाला कोई और नहीं आप ही हैं, तो आप अंदर से टूट जाते, खुद अपने आप से नफरत करने लग जाते, अपने आप को भला बुरा कहने लग जाते और मैं आपको टूटकर बिखरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए ये बात मैंने आपको नहीं बताई। युग नम लहजे के साथ कहता है, पर यामिनी तुम्हें पता था ना कि हम लोग कितने परेशान हो रहे थे इस बात का पता लगाने के लिए कि औरतों की शिकार कौन कर रहा है।
फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। यामिनी कहती है, युग बाबू मुझे सब पता है, पर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। उस समय हालात बहुत खराब थे। हम लोग और भी बहुत सारे राज की बातों का पता लगाने में व्यस्त रहते थे। मैं आपको कुछ बताती उससे पहले ही उस काले साई ने खुद आपका शरीर छोड़ दिया था, क्योंकि वो कमजोर हो रहा था। इसी वजह से फिर मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। युग यामिनी से कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले यामिनी बड़ी ही हमदर्दी भरे लहजे में युग से कहती है, एक और बात युग बाबू, जो आप हमेशा याद रखना, ना आप कभी बुरे थे, ना आप कभी बुरे बनेंगे। उन औरतों के शिकार आपने अपनी मर्जी से नहीं किए हैं, बल्कि उस काले साई ने आपसे कराए थे। इसलिए आप अपने आप को बुरा भला मत कहिए। आप उसकी तरह भक्षानर बिल्कुल नहीं है, समझे आप? युग नम लहजे के साथ कहता है, सच में यामिनी, मैं भक्षानर नहीं हूं ना? यामिनी बड़े प्यार से युग से कहती है, नहीं युग बाबू, आप भक्षानर न पहले थे, न अब हैं, न कभी बनेंगे। आप तो बस मेरे युग बाबू हैं, समझे आप? इतना कहकर यामिनी युग को अपनी बाहों में भर लेती है। युग भी यामिनी को अपने सीने से सटा लेता है और दोनों एक दूसरे के आलिंगन में खो जाते हैं। 4 घंटे पहले इस तरफ कुटिया के अंदर कार्तिक पुजारी फर्श पर ही बैठकर गीता का पाठ कर रहे थे। वर्चस्विनी और तारा उनके सामने ही हाथ जोड़कर बड़ी उमंग के साथ गीता के पाठ को सुन रहे थे। कार्तिक पुजारी गीता का श्लोक पढ़ते हुए कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुसः संगस्ते पुष्पजायते संगात् जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। कार्तिक पुजारी वर्चस्विनी और तारा दोनों को बारी बारी देखते हुए श्लोक का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयों अथवा कामनाओं के बारे में लगातार सोचते रहने से मनुष्य के मन से उस वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो ही जाती है। वर्चस्विनी कार्तिक पुजारी को बीच में ही टोकते हुए कहती है, आसक्ति मतलब पुजारी जी? कार्तिक पुजारी जवाब देते हैं, आसक्ति मतलब लगाव वर्चस्विनी बेटी। आसक्ति से कामना और तृष्णा अर्थात उस वस्तु को पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और किसी भी कारण से यदि कामना पूर्ति नहीं हो पाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए व्यक्ति को इन सब चीजों से दूर रहकर सदैव कर्म करते रहना चाहिए। कार्तिक पुजारी ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी वहां पर बिंदु आ जाती है। बिंदु आते ही कार्तिक पुजारी से कहती है, पुजारी जी भोजन तैयार है, आप आदेश दें तो मैं सबके लिए थाली लगा दूं। कार्तिक पुजारी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बिंदु बेटी लगा दो। बिंदु दूसरे कमरे में बैठक की तैयारी करने चली जाती है। बिंदु के जाते ही कार्तिक पुजारी भी अपनी जगह पर से उठने लग जाते हैं। वर्चस्विनी और तारा भी उठने लग जाते हैं। जैसे ही कार्तिक पुजारी उठते हैं, वर्चस्विनी तारा के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए मायूसी के साथ कार्तिक पुजारी से पूछती है, पुजारी जी आपको नहीं लगता कि काफी वक्त हो गया है और तारा की सेहत में अब तक कोई बदलाव नहीं आया? मुझे तो वो अभी भी वैसी ही लग रही है जैसी पहले थी। उसकी आवाज। वर्चस्विनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही कार्तिक पुजारी वर्चस्विनी को समझाते हुए कहते हैं, वर्चस्विनी बेटी, लगता है तुम भागवत गीता का पाठ सुन तो रही हो, पर उसके पाठ का पालन नहीं कर रही हो। वर्चस्विनी खामोश रहती है। कार्तिक पुजारी फिर बोल पड़ते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसी तरह मैं तो बस तारा की आवाज लाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी सब तो फिर महादेव के ऊपर है कि वो तारा के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कब बरसाते हैं। जैसा जब वो चाहे वैसा तब होवे। वर्चस्विनी हिचकिचाहट के साथ फिर बोल पड़ती है, पर पुजारी जी बल्लू काका को भी तो गए हुए काफी वक्त हो गया है ना। आपने तो उन्हें तारा के लिए जड़ी बूटियां लेने तभी भेज दिया था जब तारा को होश आया था। तब से लेकर आज तक 2 साल हो गए, हमें बल्लू काका की कोई खबर नहीं है। वो जड़ी बूटियां लेकर आएंगे भी कि नहीं? कार्तिक पुजारी कहते हैं, वो जरूर लेकर आएंगे वर्चस्विनी बेटी, मुझे बल्लू पर पूरा विश्वास है। वर्चस्विनी कुछ गुस्से के साथ कहती है, आपने आखिर उन्हें ऐसी कौन सी जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा है पुजारी जी, जिसे लाने में उन्हें इतना वक्त लग रहा है? कार्तिक पुजारी बात को छुपाते हुए कहते हैं, जब वो आएगा तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा वर्चस्विनी, तब तक सब्र करो। जिस मानव ने सब्र करना सीख लिया उसने सब कुछ जीत लिया। बिंदु फिर उस कमरे में आ जाती है और कार्तिक पुजारी से कहती है, पुजारी जी चलिए, मैंने अंदर चटाई बिछा दी है। कार्तिक पुजारी बिंदु के साथ दूसरे कमरे में जाते हैं। फर्श पर ही चटाई बिछी हुई थी जिस पर कार्तिक पुजारी जाकर बैठ जाते हैं। वर्चस्विनी और तारा भी उनके बगल में ही बैठ जाते हैं। बिंदु रसोई घर के अंदर जाती है और भोजन के पत्तल लेकर आने लग जाती है। अभी बिंदु पत्तल कार्तिक पुजारी के सामने रखने ही वाली थी कि तभी कार्तिक पुजारी बिंदु से बोल पड़ते हैं, अरे बिंदु बेटी, मंदिर की सीढ़ियों पर जो भिखारी रहता है तुम उसे भी भोजन देकर आ जाओ।
वो भी बेचारा भूखा होगा। बिंदु पत्तल कार्तिक पुजारी के सामने रखते हुए कहती है, उसकी चिंता आप मत कीजिए पुजारी जी, आपके कहने से पहले ही मैं उसे भोजन देकर आ गई थी। अब तक तो उसने भोजन कर भी लिया होगा। कार्तिक पुजारी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया बिंदु बेटी। वर्चस्विनी कार्तिक पुजारी को घूरते हुए कहती है, पुजारी जी आप एक बात बताइए, आप उस भिखारी के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? आप हमेशा खुद खाना खाने से पहले उसके बारे में पूछते हैं। आखिर वो भिखारी है कौन? कार्तिक पुजारी कहते हैं, वो वरुथी है वर्चस्विनी बेटी। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, वरुथी मतलब पुजारी जी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, वरुथी यानी भगवान का सेवक, सिर्फ भगवान का नहीं उनके अंशों का भी। वर्चस्विनी को चिढ़ते हुए कहती है, पुजारी जी आपको ना पता नहीं वो कहां से भगवान का सेवक लगता है, मुझे तो वो चोर लगता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने इससे पहले भी उसे देखा था। वो मेरे घर के आसपास ही भटकता रहता था और ऐसा लगता था जैसे वो तारा के पीछे पड़ा हुआ हो, उसका किडनैप करना चाहता हो। और देखिए, जब मैं यहाँ कुटिया में रहने आई तो वो भी यहाँ पर आ गया। मुझे तो उससे डर लगता है। कार्तिक पुजारी कहते हैं, उससे डरने वाली कोई बात नहीं है वर्चस्विनी बेटी, बल्कि वक्त आने पर वो ही हमारे सबसे काम आने वाला है, और सबसे ज्यादा तारा के। देखना तुम। वर्चस्विनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं पुजारी जी को क्या दिखता है उस भिखारी में, मुझे तो वो एक नंबर का छटा हुआ बदमाश लगता है। बिंदु रसोई घर के अंदर से खाने के पात्र लेकर आती है और सबको खाना परोसने लग जाती है। बिंदु ने दाल चावल बनाए थे, जिसे कार्तिक पुजारी, तारा और वर्चस्विनी लुत्फ उठाते हुए खाने लग जाते हैं। बिंदु सबको खाना खिलाने के बाद आखिरी में खाना खाती थी, यही उसका डेली का रूटीन था। वर्चस्विनी जब खाना खा लेती है तो वो हाथ धोने से पहले अपनी उंगलियां एक एक करके चाटने लग जाती है, जिस कारण उसके मुंह पर भी चावल के कुछ दाने लग जाते हैं। ये देखकर बिंदु कस कस कर हंसने लग जाती है। वर्चस्विनी बिंदु से हिचकिचाहट के साथ पूछती है, अब क्या हुआ बिंदु, तुम हंस क्यों रही हो? बिंदु अपने हाथ से ही वर्चस्विनी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आपको पता है वर्चस्विनी जी, ऐसे कौन खाना खाता था? वर्चस्विनी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए कहती है, कौन खाता था? बिंदु पलट कर कहती है, कछुआ। ऐसे कछुआ खाना खाता था, अपनी उंगलियां चाटते हुए। लगता है कछुए ने ही आपको ऐसे खाना खाना सिखाया है। वर्चस्विनी हंसते हुए कहती है, हाँ उसी ने सिखाया बिंदु, उसने भी मुझे पूरी अपनी तरह ही बना दिया है। इतना कहकर वर्चस्विनी हंसने लग जाती है। कार्तिक पुजारी भी मुस्कुराने लग जाते हैं। कछुआ की हरकतें याद करके बिंदु और वर्चस्विनी दोनों कस कस कर हंसने लग जाते हैं। बिंदु और वर्चस्विनी हंसी रहे थे कि हंसते हुए वर्चस्विनी की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी आंखों के आंसू साफ दिखने लग जाते हैं और वो हंसना बंद कर देती है। बिंदु हमदर्दी के साथ वर्चस्विनी से पूछती है, क्या हुआ वर्चस्विनी जी, आपकी आंखों में ये आंसू कैसा? वर्चस्विनी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस कछुए की याद आ गई थी बिंदु। बिंदु भी कुछ मायूस होते हुए कहती है, कछुए की याद तो मुझे भी आती है। वो नौटंकी था पर दिल का बहुत साफ था। जानबूझकर अजीबोगरीब हरकतें करता था ताकि अपने दोस्तों को हंसा सके, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके। वर्चस्विनी अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए कहती है, और उसके ही एक दोस्त ने उसकी जान ले ली। काश उस रात कछुआ यहीं पर हमारे साथ रुक जाता। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, उस युग ने मार दिया कछुए को। बिंदु कहती है, सिर्फ कछुए को कहा, उसने तो बाकी सबको भी मारा है। कछुए के जाने के बाद ही तो अभिमन्यु, डायना, पलक, किसी का कोई फोन नहीं आया, न किसी की कोई खबर मिली। सब कहाँ गायब हो गए, उनका कुछ पता ही नहीं चला। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। ये एक राज बन गया और इसी राज से पर्दा उठाने के लिए कायर भी ग्रेवयार्ड को उठी गया था। मैंने मना भी किया था कि मत जा, पर वो नहीं माना, और देखो वो आज तक लौट कर नहीं आया। वर्चस्विनी कहती है, मेरे ख्याल से तो उस युग ने कायर को भी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।